Welcome back, students. Let's move ahead, and we are learning the chapter 7 of chemistry, that is equilibrium. So till now we have seen equilibrium condition in physical states, and we'll continue with that. फिजिकल चीज़ ही देखेंगे एंड अगेन इस बार सॉल्यूशन के केस में और डिसोल्यूशन मीन्स मिक्सिंग समथिंग। तो क्या बनता है, सॉल्यूशन ही बनता है। तो सॉलिड इन लिक्विड्स एंड द गैसेज इन लिक्विड्स, दो कंडीशन हम देखें। जब सॉलिड में किसी लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है या नहीं बनती है। अगर आप देखते हो अपने घरों में, हम लोग वाटर पे सॉल्ट या शुगर ये सब चीज़ें मिक्स करते हैं, ठीक है, उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, मिल जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। लोग शरबत वगैरह भी पीते हैं ना। अब सपोज़ करो आप शुगर ऐड करते जाओ, ठीक है, यू कीप ऑन एडिंग द शुगर। एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप अब शुगर ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। आपको लिक्विड में शुगर हमेशा डिज़ोल्व दिखेगा, क्रिस्टल्स उसके दिखेंगे। ऐसा कंडीशन जहाँ पे किसी लिक्विड में सॉल्यूट को एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है अब डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है, उस कंडीशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड। अगर उसे डिज़ोल्व किया जाएगा तो उसे उसी सॉल्यूट जो अपना स्टेट है सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में दिखेगा। जैसे कि मैंने बताया, शुगर को डिज़ोल्व करोगे, एक पॉइंट आ जाता है कि आप पानी में डिज़ोल्व नहीं कर पाओगे। देखना कभी घर पे करके, तो उस स्टेट का मतलब हुआ कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहुंच गया है। तो उसका मतलब क्या होगा, जिस रेट से सॉल्यूशन डिज़ोल्व हो रहा है, शुगर डिज़ोल्व हो रहा है और वापस वो क्रिस्टल फॉर्म में बन रहा है, वो रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो शुगर का सॉल्यूशन और शुगर सॉलिड, पानी में है तो डिज़ोल्व थोड़ा बहुत होता रहेगा, लेकिन वो कंडीशन क्या है, अब उस टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर कैन नॉट बी डिज़ोल्व्ड। आप अपने घर पे ग्लास में ये चीज़ करके देखना, पहले थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, मिक्स होता जाएगा, पूरा अच्छे से मिक्स होता जाएगा, आपको अलग से शुगर दिखेगा नहीं, पानी में सब मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे डालते जाओ एक्स्ट्रा, एक सिचुएशन आ जाएगा कि आप एक्स्ट्रा डिज़ोल्व नहीं कर पाओगे, आपको शुगर दिखेगा ही दिखेगा उसमें। उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग कि वो भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम उस पर एक्स्ट्रा कुछ भी डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से शुगर को पानी में डिज़ोल्व होना चाहिए और वापस जो डिज़ोल्व्ड शुगर है वापस क्रिस्टल मतलब शुगर के फॉर्म में बन रहा है, वो क्या हो जाता है, रेट इक्वल हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा है गैस इन लिक्विड्स। आप कभी सोडा वाटर का बॉटल या सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हो, थम्स अप, कोका कोला या लिम्का, कुछ भी पीते हो, उसमें देखते हो जैसे ही आप बॉटल खोलते हो क्या होता है, गैस बाहर रिलीज़ होता है, राइट। इसका मतलब क्या है, जब वो डब्बा बंद था तो उसमें लिक्विड जो था, जो सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हो, उसमें गैस क्या है, डिज़ोल्व किया गया है, मिक्सचर बनाया गया है, उसमें ऐड किया हुआ है। और वो कब पॉसिबल था, जब उसको आपने एक क्लोज्ड कंटेनर में रखा था। जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हो, ये चीज़ लिखा हुआ है ना, द मोमेंट वी ओपन इट डिज़ोल्व, उसके अंदर CO2 गैस भरा हुआ था, ठीक है। और जैसे ही आप उसको ओपन करते हो, जो डिज़ोल्व जगह है फिजल आउट होता है, मतलब उसका देखते हो बबल्स बन के निकलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बबल का भरा तो प्रेशर चेंज हो जाता है, बहुत ही हाई प्रेशर में उसके अंदर डिज़ोल्व किया गया होता है, राइट। और डब्बे को ऊपर से उसके लिड से बंद होता है, लेकिन जैसे ही हम लिड को हटाते हैं पूरा का पूरा गैस बाहर की तरफ निकलता है। इनिशियली क्या था, उसमें गैस एक लिक्विड में मिक्स किया हुआ था, लेकिन जब मिक्स करते हैं तो ये पॉसिबल कैसे है कि उसमें जाने के बाद ही वो लिक्विड भी मौजूद है और गैस भी मौजूद है, दोनों चीज़ था। इसका मतलब क्या है, जितना CO2 उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हुआ होगा वो तो हुआ ही होगा, प्लस कुछ गैस के फॉर्म में हमेशा अवेलेबल है। ये क्यों पॉसिबल? ऐसा नहीं है कि अंदर कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा, कुछ CO2 जो गैस है वो हमेशा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा और लिक्विड वापस CO2 में डिज़ोल्व हो रहा होगा एक पार्टिकुलर प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे उसे क्या किया गया होगा, बंद किया गया होगा। तो एक पॉइंट आ जाता है जब वो लेवल क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, बॉटल के अंदर वो स्टैटिक हो जाता है।
तो वो कंडीशन भी उस केस में क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगा। एक लॉ होता है हेनरीज लॉ, ठीक है। ये क्लास क्या बोलूँ मैं, मतलब 12 में जब आप जाओगे और कुछ 11th में भी आएगा, एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं ना, रेट इक्वल हो जाता है, वो रेट के लिए एक अलग चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। वहाँ पे ये लॉ पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये लॉ कहता क्या है कि मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड जो वहाँ पे है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें एक मास गैस का डिजॉल्व किया गया, मतलब CO2 का कुछ अमाउंट डिजॉल्व किया गया है किसी टेम्परेचर पे। वो प्रोपोर्शनल होता है कि वो गैस जो जिसको डिजॉल्व किया गया है वो सॉल्वेंट के ऊपर कितना प्रेशर डाल पा रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर डाल पाएगा उतना ही ज़्यादा डिजॉल्व होगा। जैसे सपोज करो ये बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है, इसमें आपने क्या कर रखा है, लिक्विड भर रखा है, ठीक है, ये लिक्विड है, और इसके अंदर CO2 गैस भी है, CO2 गैस है यहाँ पर। तो ये इसमें डिज़ोल्व हो रहा है, ये वापस गैस फॉर्म में भी चेंज हो रहा है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे उसके अंदर उसको बंद करके रखा गया है। उस प्रेशर पे कुछ अमाउंट डिज़ोल्व होता रहता है और कुछ अमाउंट वापस गैस फॉर्म में बनता रहता है। इसी लॉ को बोला जाता है। अब ये कितना डिज़ोल्व होगा ये डिपेंड करता है कि कितना हाई प्रेशर, गैस का जितना ही प्रेशर होगा नीचे की तरफ, वो जितना प्रेशर डालेगा वो उतना ही क्या होगा, इस लिक्विड में डिज़ोल्व होगा। तो यही बोल रहा हूँ कि किसी गैस का एक गिवन अमाउंट जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है वो डिपेंड करता है कि हमने कितने प्रेशर पे उस गैस को उस डब्बे के अंदर बंद किया है, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो CO2 जो होता है सेम प्रेशर में बंद किया जाता है, ठीक है। जैसे मोमेंट हम उसको खोलते हैं वो प्रेशर क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है, लोअर प्रेशर पे आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अंदर प्रेशर क्या है, हाई है, इसी कारण वो बाहर की तरफ सारा फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स है किस चीज़ के, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल स्टेट्स। ये सारी चीज़ें क्या है आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, लेकिन उसको उस तरीके से आप नहीं सोचते हो कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कारण ही एक सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल के अंदर CO2 डिजॉल्व अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम जितने भी बात कर रहे थे। अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस किया था, राइट। जैसे सपोज़ करो कि एक रिएक्शन हो रहा है, मैंने A+B का बताया है यहाँ पर। तो A+B जो है मिल के C+D बना रहा है, ठीक है। और C+D में भी कैपेसिटी है कि वापस A+B बना सकता है। तो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। इसको एक हाफ एरो से दिखाते हैं, ये भी हाफ एरो होता है, फुल एरो नहीं है ये। तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ, A+B हाफ एरो फॉरवर्ड रिएक्शन C+D बन रहा है, और ये भी हाफ एरो से वापस A+B बना रहा है। अब सपोज़ करो A+B R1 रेट से C+D में कन्वर्ट हो रहा है और C+D भी R2 रेट से कन्वर्ट हो रहा है। पहले A B क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और C और D बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब A B का अमाउंट इक्वल हो जाएगा और C और D का अमाउंट भी फिक्स हो जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। ये भी फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगा। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो रेट R1 था, जो रेट R2 था, वो R1 और R2 लगभग बराबर हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं एकदम, ठीक है। तो वही से दिखाया है A+B R1 रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। कुछ देर के बाद हम ये लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि A+B जब बनना शुरू होगा तो पहले A और B का अमाउंट क्या होगा, घटना शुरू होगा, और C+D बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, C+D के अंदर भी कैपेसिटी है कि वापस A+B बना सकता है। तो जैसे ही एक कंडीशन आएगा कि जिस रेट से ये बन रहा है उसी रेट से ये टूट के वापस ये भी दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रेट दोनों इक्वल है। तो उस टाइम पे जितना इनका अमाउंट फिक्स हो जाएगा और इनका जो भी अमाउंट फिक्स हो जाए। अब उसी कंडीशन को अगर मेंटेन करोगे आप, तो हमेशा अगर ये 2 मोल था और ये 1 मोल था और ये 3 मोल था और ये 5 मोल था, तो आपको हमेशा इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, इसके 3 मोल, हमेशा 5 मोल मिलते रहेंगे। कब पॉसिबल है, जब इसका इसमें कन्वर्जन और इसका इसमें कन्वर्जन रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है।
ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता, इसी को जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो उसे ही बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये भी क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूसली हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन रुक गया। आपको रुका हुआ इसलिए लगे, आप सोचोगे कि ये इसका अमाउंट फिक्स है, मैं कभी भी मेज़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये हमेशा 2 मोल दिख रहा है, ये 1 मोल दिख रहा है, ये हमेशा 3 मोल दिख रहा है, ये 5 मोल दिख रहा है, आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, रिएक्शन हो रहा है। अंतर क्या है, इससे इसका बनना और इससे इसका वापस बनना, वो रेट इक्वल हो गया है, उसे बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। पहले रिएक्टेंट घटेगा, फिर प्रोडक्ट बढ़ेगा, उसके बाद चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। जब ये बढ़ना शुरू होगा तो इसका कैपेसिटी क्या है, वापस इसमें कन्वर्ट होने का। पहले प्रोडक्ट क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, बाद में ये बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना शुरू होगा, तो उस केस में इसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाएगा और इसका बढ़ना शुरू होगा, और वही होते होते एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेट इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। इसी को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के केस में ये चीज़ बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल में क्या था, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा था, शेप चेंज हो रहा था, लेकिन केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नया कंपाउंड बनता है। A+B एक नया CO बनाया था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। जो पहला चीज़ पढ़ना है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन क्या होता है पहले ये समझो। मास एक्शन कुछ नहीं है, अभी हम जो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, उसी चीज़ को पुराने टाइम में जब केमिस्ट्री स्टडी होना शुरू हुआ था, केमिस्ट्री लोग जो स्टडी करते थे, तो कॉन्सेंट्रेशन को उस समय कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था, उस समय उसको मास एक्शन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मास एक्शन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट है, राइट। तो मास भी क्या होता है, अमाउंट होता है। तो अमाउंट का क्या एक्शन है, उसे ही मास एक्शन बोला जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो मास एक्शन वर्ड जब भी है कंफ्यूज मत होना, मास एक्शन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। पुराने ज़माने में केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था, जो वर्ड यूज़ किया जाता था दैट वाज मास एक्शन, ठीक है। तो सपोज़ करो, अब पॉइंट ये होता है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है तो उस समय एक रिलेशन दिया जाता है, उस रिलेशन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इसमें ये स्टडी हम करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, कॉन्सेंट्रेशन का, इन सब चीज़ों का इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब चीज़ें स्टडी करना है हमें। तो एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, गुल्डबर्ग एंड वागे। गुल्डबर्ग एंड वागे, इन लोगों ने बोला कि जब A+B मिलकर C+D बना रहा है और C+D मिलकर A+B बना रहा है, तो सपोज़ करो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए हैं अगर, तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं उस केस में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एक इक्वेशन से आपस में जुड़ा होता है, एक इक्वेशन से आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। उस इक्वेशन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन, एक ही चीज़ है सारे के सारे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सपोज़ करो एक रिएक्शन हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच चुका है, अगर कहाँ पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। जैसे ये मान लो A+B से C+D बन रहा है और C+D भी वापस A+B देता है, ठीक है। पहले ये घटेंगे, फिर ये बढ़ना शुरू होगा, बाद में एक कंडीशन आ जाएगा जब अमाउंट की रेट क्या हो जाएगा, व्हेन
इक्विलिब्रियम, R1 बिकम्स इक्वल टू R2, तो उस समय क्या हो जाएगा, A B का कुछ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, C D का कुछ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा। तो ये जो गुल्डबर्ग एंड वागे थे, इन्होंने बोला कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो उस समय इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो भी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट मौजूद है उसे ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। किससे रिएक्शन हो रहा है, ए बी से हो रहा है और सी एंड डी से हो रहा है। आगे वाले के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और पीछे वाले के लिए ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इनका कहना था इक्विलिब्रियम मिक्सचर वही हुआ। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हो गया तो ए बी सी डी ये चारों चीज़ मिल के क्या कहलाते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कहलाएगा इनका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक इक्वेशन से आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये रिएक्शन 30 डिग्री पे चल रहा है तो ये कांस्टेंट का वैल्यू 30 डिग्री पे कुछ होगा। अगर 50 डिग्री पे जब चल रहा है और 50 डिग्री पे अगर इक्विलिब्रियम अगर आता है तो उस केस में ये कांस्टेंट का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दिस कांस्टेंट इज़ व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिनोट करते हैं Kc से। तो सपोज़ करो ये रिएक्शन जो चल रहा था वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के क्या है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बना, तो ये प्रोडक्ट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन डिनोट कैसे करते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है उसको लिखो और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाता है। किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसका प्रोडक्ट मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे, प्रोडक्ट दूसरा क्या है, डी। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन थे, ए और बी। ये ध्यान देना है आपको, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते। स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये इक्वल होता है एक कांस्टेंट के, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डिनोट किया जाता है के स्मॉल सी से, के स्मॉल सी से। ठीक है, और इसी इक्वेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इक्वेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये सही बात है, और लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत सिंपल है। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा। इनका रेशियो कुछ वैल्यू आएगा ना, वही कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन, ये इक्वेशंस है, इसी को इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोलते हैं, और इस कांस्टेंट किसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ही बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान देना है। आप देखते हो जैसे ए प्लस बी बनाया हमने तो सी प्लस डी बना था, कभी कभी इनके साथ बैलेंसिंग आप किए थे क्लास 10 में, याद है, कुछ मोल्स इसका होता है कुछ मोल्स इसका। जैसे सपोज़ करो एक रिएक्शन हो रहा है N2 प्लस H2 मिल के अमोनिया बना रहा है, क्या बना रहा है, NH3। तो इसका बैलेंसिंग करनी होगी, इधर 3 है
और इधर 2 ही हाइड्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 1 ही है। तो मैं ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ बैलेंस, ठीक है। क्या होता है ये, ऐसे होता है, ठीक है। N2 + 3H2 2NH3 बनाता है। मतलब क्या, इसके साथ हम इसका कितना मोल्स यूज़ हो रहा है वो हम लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हो, क्या लिखते हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इसका कैसे लिखते हो। अगर सपोज़ करो मैं इसके लिए लिखने के लिए बोलूँ तो क्या लिखोगे इसका। अगर ये सपोज़ करो इक्वेशन इक्विलिब्रियम में चला गया, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर N2 + 3H2 क्या बना रहा है, 2NH3। अब ये इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे चला गया, इफ़ आई आस्क यू राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो क्या लिखोगे आप, कैसे लिखते हैं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना है। ये किसके बराबर है, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट क्या होगा, Kc, लिख दो उसे। प्रोडक्ट ऑफ, ऊपर क्या होता है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कितना क्या है, NH3 है, अमोनिया, लिख दिया मैंने। डिवाइडेड बाय किसके होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। 2 रिएक्टेंट हैं, कौन है, N2 इसका कॉन्सेंट्रेशन, H2 उसका कॉन्सेंट्रेशन। ये तो ठीक है, गुल्डबर्ग ने बोला जो हम उन्होंने एक चीज़ और बोला था, क्या, इसका जितना मोल्स हम लिखे हुए, जैसे इसका 1 मोल कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल है, इसका 3 है, इसका 2 है, उसको भी इस इक्वेशन में लिखा जाता है और उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्या कैसे, पावर के फॉर्म में। तो जैसे कि जैसे NH3 मैंने लिख दिया, तो इसका जो मोल है उसको उसके पावर में लिख दो, ठीक है। N2 का पावर कितना है, 1, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। H2 का कितना मोल्स यूज है, 3, तो इसका पावर लिख दो, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने बताया यहाँ पे। मान लो N1 मोल A का, N2 मोल B का, N3 मोल C का बना, N4 मोल D का बना। तो इसका जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, पहले प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट किसका, रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का। पहले प्रोडक्ट लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। पहले हम यही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके पीछे देखो क्या क्या स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको उसके पावर में, C3 के पहले क्या है, N3 है, तो N3 का पावर लगा दो। D पे क्या है, N4 है, तो N4 को D के पावर पे लगा दो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिखाया है, H2 और I2 मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। इसका क्या हो जाएगा, पहले आप HI लिख दो, H2 लिख दो, I2 लिख दो, फिर इनका जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको उसके पावर में लगा दो। तो HI के पहले कितना है, 2, तो 2 लगा दो। इनके पहले 1, 1, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। Kc, इसका मतलब क्या होता है, K में C लगाया, C का मतलब क्या हुआ, ये जो कांस्टेंट है किसके टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। ये देखो यही एग्जांपल मैंने दिया था अभी, N2 + 3H2 का अमोनिया बन रहा है, तो NH3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। NH3 प्रोडक्ट है, पावर 2 है, लिख दो, फिर N2 लिख दो, H2 लिख दो, फिर इनका पावर अलग से लगाओ। N2 का पावर कितना है, 1, तो 1 कोई मतलब नहीं है, लिखेंगे नहीं भी तो। H2 का कितना, 3, तो लिख दिया। दूसरा इक्वेशन लिया हमने, इसका खुद से लिखने की कोशिश करो। जैसे मान लो 4NH3 है प्लस 5O2 है, ठीक है, 4NO है प्लस 6H2O है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले Kc इज इक्वल टू लिख दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, पहले आप ऐसे लिख दिया करो, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का, H2O का कर दो, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है, NH3 है और O2 है, लिख दिया मैंने। अब सबके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके पावर में लगा। NO का कितना है, 4 है, तो इसको पावर में 4 लगा दो। H2O का 6 है, NH3 का कितना है, 4 है, O2 का 5 है। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने बताया है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशंस।
ठीक है। तो ये चीज़ जो आपने पढ़ा, इसी को भी बोला जाता है क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम लॉ। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बताया आपको, सॉरी केसी। इसको लिखोगे कैसे, क्या बोला है, हमने बताया गिवन टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक ही इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शंस वगैरह क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये लॉ क्या बोलता है, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ मतलब डिवीज़न ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अगेन रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज कांस्टेंट वैल्यू। बात सही है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसी चीज़ को स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। क्या बोलता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जब आप एक गिवन टेम्परेचर पे, इसी को मैं लिखता हूँ फिर से, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइशियोमेट्री, तो रेज टू देयर पावर टू द अगेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स, ठीक है, O2, दे ऑल्सो रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये 4 है, इसका 5 है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम लॉ, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ वीडियो को, आगे फिर डिस्कस करते हैं यहीं से आगे, ठीक है। थैंक यू।